हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने नरेशन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने नरेशन की थ्योरी को पढ़ा, जिसके अंदर हमने नरेशन से जुड़े हुए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखा। और आज की क्लास में हम बेसिकली प्रैक्टिस करने वाले नरेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को, और कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम अपने एग्जाम में अप्रोच करें नरेशंस के क्वेश्चंस को लेकर। राइट। सो आज की क्लास में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, किसके ऊपर? नरेशन के ऊपर। अभी आज क्लास में हम 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिसके अंदर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कुछ एरर हैं। तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अप्रोच को पता करने के लिए, उस अप्रोच को याद रखने के लिए कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, उसके लिए हम हर क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस करेंगे। यानी हर क्वेश्चन के डेप्थ में जाएंगे और ये पता करेंगे कि उसके अंदर किस तरीके के कॉन्सेप्ट पूछा गया है और हमसे क्या इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर चाहता है। उससे पहले, आगे क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले, थोड़ा आपको नरेशन के बारे में मैं ब्रीफ कर देता हूँ। ऑलरेडी हमने इसकी थ्योरी में काफ़ी अच्छी से डेप्थ में जाके पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बातें जो हैं पता होनी चाहिए नरेशन को लेकर। देखिए, नरेशन, और इसको कुछ लोग कह सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। राइट। अब पहली बात तो ये कि नरेशन का मतलब क्या है। देखिए, नरेशन जो वर्ड आया है ना, ये जो वर्ड है ये नरेट से आया है। नरेट। अब नरेट क्या? देखिए, नरेट का मतलब होता है कि कुछ चीज़ बताना, या आप जो ओरली कुछ चीज़ें बताते हो या लिख के बताते हो। जैसे कि कोई स्टोरी हो गया, कोई इवेंट हो गया, राइट, और कोई घटना हो गई, कोई इंसिडेंट हो गया, तो ये सब चीज़ें आप बताते हो ऑडियंस को। यानी आप स्पीकर हो और अपनी ऑडियंस को जब आप ये बात कह रहे हो, तो जो ऑडियंस होती है वो आपकी बात को सुनती है। तो आप किसी इवेंट को नरेट कर रहे हो, यानी आपने उस इवेंट को देखा, महसूस किया, सुना, और आपने अब वो किसी और दूसरे व्यक्ति को उस इवेंट के बारे में आप जानकारी दे रहे हो। तो उसको हम बोलते हैं नरेट। अब नरेट से ही नरेशन बना। अब इंग्लिश के अंदर दो प्रकार के नरेशन होते हैं। पहला वो एक होता है डायरेक्ट नरेशन, राइट, और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। राइट। यहाँ पर एक और वर्ड मैं यूज करना चाहूंगा, जिसका वर्ड होता है कोट। कोट करना, क्या कोट करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। देखिए, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, पहले आप इसको समझिए, डायरेक्ट नरेशन को समझिए। मान लीजिए राम ने कहा श्याम से कि मुझे सेब पसंद है। राम ने कहा श्याम से कि मुझे सेब पसंद है। राइट। अब ये बात सीधा किसी ने कह दी, ये राइट, श्याम ने ये बात लखन को कही कि राम ने कहा मुझे सेब पसंद है। ये हो गया डायरेक्ट डायरेक्शन। क्या? राम ने कहा मुझे सेब पसंद है। और इनडायरेक्ट में राम ने कहा था उसे सेब पसंद है। राम ने कहा था उसे सेब पसंद है, और यहाँ पर डायरेक्ट में मुझे सेब पसंद है। देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, जो ये है कि जब आप डायरेक्ट नरेशन की बात करते हो, तो डायरेक्ट नरेशन में जो भी स्पीकर ने बोला, उन वर्ड्स को आप एज इट इज सेम जैसे बोले गए वैसे ही आप उनको कोट कर दो, तो वो हमारा डायरेक्ट नरेशन की कैटेगरी में फॉल करता है। यानी आपने उसमें अलग से कोई एडिशन नहीं दिया। जो उसमें नाउन थे, कोई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को कोई ध्यान में नहीं रखा। आपने एज इट इज उसको जैसा बोला गया, आपको बताया गया, वैसा ही आपने बता दिया। ये होता है डायरेक्ट नरेशन। अब होता है इनडायरेक्ट नरेशन। अब इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है कि जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ जो मैसेज था, या फिर जो ओरिजिनल फॉर्म थी जो भी हमारे इवेंट की या फिर किसी भी टेक्स्ट की, वो ना रहकर उसमें उसको आपने अपने शब्दों से बयां कर दिया। यानी आपने अपनी तरफ से उसमें कुछ वैल्यू ऐड ऑन करी, उसमें कम ज़्यादा किया, लेकिन आपने उसको अपनी तरफ से बयां कर दिया। तो जब आप उसको डायरेक्टली वही कोट ना करके आप उसको एक्सप्रेस करते हो कि उसने कहा क्या, उसके इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हो, उसकी लाइक थॉट्स को एक्सप्रेस करते हो, बट आप उसमें सेम वर्ड या सेम लाइन नहीं यूज करते हो, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। अब बात आती है रूल्स की, जनरल रूल्स, और हमने कुछ बातों को ध्यान में रखा था, सेड, दैट, टोल्ड अस। ये सब जो नरेशन होते हैं, ये हमने आपको थ्योरी के अंदर अच्छे से कवर कर लिया है।
अब सेम एज जब भी नरेशन करते हैं तो नरेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जुड़ा रहता है, वो रहता है रिपोर्टेड राइटिंग। तो रिपोर्टेड राइटिंग भी नरेशन से ही एक पार्ट होता है। तो अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग और ये सब लिखना है, ये सब सीखना है, अच्छे से करना है, तो आपको नरेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, राइट। और हम हर क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि कुछ जो भी रूल्स हमारे यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं उनको आपको बताएं, उनको सिखाएं कि किस तरीके से जो हमारे रूल्स हैं ये एप्लीकेबल हो रहे हैं और क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के ऊपर। तो अब हम नरेशन के क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं आज की क्लास के अंदर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। द थीफ एक्सप्लेन हाउ ही डैश फ्रॉम द जेल। अब देखिए थीफ ने क्या करा, थीफ ने एक्सप्लेन किया था। अब ये बात कोई नरेट, ये बात अ, आप बता रहे हो या फिर आप उस वक्त प्रेजेंट रहे होंगे जब ये बात थीफ बता रहा था कि चोर ने किस तरीके से जेल को तोड़ा। होता है ना, कभी कभार कोई थीफ होता है वो जेल ब्रेक करके भाग जाते हैं, जेल को एस्केप करके चले जाते हैं। देन उसके बाद पूछा जाता है कि आपने कैसे सिक्योरिटी को ब्रीच किया। तो ये उसी तरीके का कोई इंस्टेंस हो सकता है। तो यहाँ पर पहली बात देखा जाए द थीफ एक्सप्लेन्ड, तो ये पहली बात, राइट। ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। क्या है ये, इनडायरेक्ट स्पीच है, या फिर मैं बात करूँ इसको इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। और ये इनडायरेक्ट स्पीच है और इसमें जो टाइम आ रहा है वो टाइम क्या है, टाइम है एक्सप्लेन्ड, बताया था, पास्ट टाइम की बात कर रहा है। ये दो चीजें हमें यहाँ से मिली। क्या बताया था कि हाउ ही डैश फ्रॉम द जेल। अब मुझे और कैसे पता चला कि ये इनडायरेक्ट है। देखिए जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन लिखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्वेश्चन लिखते हो, क्वेश्चन हमारा असर्टिव फॉर्म में होता है, राइट। क्वेश्चन हमारा किस में होता है, असर्टिव फॉर्म में होता है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता, फुल स्टॉप के साथ ये लिखा जाएगा। किस में होगा, असर्टिव फॉर्म में होगा, ये याद रखिएगा। वो इंटेरोगेटिव फॉर्म में ना होके असर्टिव फॉर्म में रह हो जाता है, राइट। ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, द थीफ एक्सप्लेन हाउ ही डैश फ्रॉम द जेल, राइट। अब मैंने आपको बता दिया इनडायरेक्ट है, पास्ट का इवेंट है। अब हम अपने ऑप्शंस को मूव ऑन करेंगे, अब अपने ऑप्शंस को देखेंगे कि क्या हमारे ऑप्शंस दिए गए और इसमें से क्या आंसर है हमारा, राइट। तो ऑप्शन में पहले ऑप्शन को देखो। अच्छा, इससे पहले बढ़ने से पहले आपको एक काम करना है। वो काम ये है कि आप अपनी नोटबुक निकालिए और उस पे लेके 1 से लेके 25 तक क्वेश्चंस लिख दीजिए और सीरियल ऑर्डर में। देन उसके बाद ऊपर हेडिंग डालिए नरेशन और राइट मोस्ट कॉलम में यहाँ पर अपना स्कोर लिखिए कि आपने कितना स्कोर लिखा है। और लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा आपके स्कोर के अकॉर्डिंग कैसे आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये अभी सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में करके रखिए। नाउ तो मैंने आपको बताया ये पास्ट का है, तो पास्ट का है तो पहली बात तो ये होगा नहीं, एस्केप तो नहीं होगा। और हैज एस्केप्ड ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी नहीं होगा। बचा सेकंड और थर्ड। तो देखिए अब जरा ध्यान से देखिए, वैसे तो ये इनडायरेक्ट नरेशन है और इनडायरेक्ट नरेशन में पास्ट में तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। पर इसको जरा ध्यान से देखिए, थीफ ने एक्सप्लेन किया था कि उसने कैसे जेल तोड़ी थी या वो कैसे जेल से भागा था। एक्सप्लेन करने वाली जो बात है, क्या ये जेल ब्रेक करने से पहले हुई होगी या बाद में? ऑफ कोर्स बाद में हुई होगी, तभी तो उसने बताया कि वो कैसे एस्केप किया। तो इसीलिए हम इसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। द थीफ एक्सप्लेन हाउ ही हैड एस्केप्ड, कैसे वो भागा, हैज एस्केप्ड, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो इनडायरेक्ट है तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा, तो सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दे डिड नॉट नो वेयर दे डैश फ्रॉम। अब जरा ध्यान से देखिए, दे डिड नॉट नो, वे नहीं जानते थे। अब दे डिड नॉट नो ये पास्ट है, डिड आ गया। और डिड के साथ हमेशा याद रखिएगा, डिड के साथ जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, राइट। वेयर दे, अब अगेन ये क्वेश्चन है लेकिन ये किस में हो खत्म हो रहा है, असर्टिव फॉर्म में हो रहा है, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है ये, इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर इनडायरेक्ट स्पीच है और दे डिड नॉट नो, वह पास्ट की फॉर्म की बात कर रहा है, वो कहाँ से थे, वेयर डिड दे कम फ्रॉम। सो वेयर हैड कम फ्रॉम होगा या हैव कम होगा, राइट।
तो कम, केम, कम, आपको ये पता होगा, कम, केम, कम। तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है कम, सेकंड फॉर्म केम, ये पास्ट के लिए यूज होती है, और थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल कम, राइट। तो हैव कम ये तो प्रेजेंट है, और यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर कहाँ से हमें टाइमलाइन पता चल रहा है, ये पास्ट का है, तो हैव कम तो होगा नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ये। हैज कम नहीं, अगेन दे यूज हो रहा है तो हैव तो आएगा भी नहीं, और वैसी भी बात ये प्रेजेंट का है, और ये तो होगा नहीं, सिंपल है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा हैड कम। पास्ट परफेक्ट का अगर आपको पता है वर्ब क्या होती है, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेरी गुड, राइट। सो ये आपको लिखना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। मधु हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर। अब देखिए, मधु हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल, मधु जो है वो रिकॉल नहीं कर पा रही थी, मधु हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर। अब देखिए असर्टिव फॉर्म, राइट, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई क्वेश्चन पूछ दिया, ये एक्टिव में क्वेश्चन होगा, लेकिन इसका इनडायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट में ये क्वेश्चन होगा, लेकिन इनडायरेक्ट जब दिया गया था, ये असर्टिव फॉर्म है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, तो मधु हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल वेयर डिड शी लिव, थर्ड, राइट। सो शी लिव्ड नहीं होगा, राइट, आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा, शी लिव्ड नहीं होगा, एक मिनट इसको जरा ठीक से देखिए, मधु हैज नॉट बीन एबल टू रिकॉल। अच्छा, क्वेश्चन में ये बोला है कि मधु रिकॉल नहीं कर पा रही थी, वह कहाँ रहती थी, राइट, तो कहाँ रहती थी, तो डिड शी तो होगा भी नहीं, वेयर से शुरू हुआ, असर्टिव फॉर्म है, तो शी लिव्ड, वेयर शी लिव्ड, सेकंड इज द राइट आंसर, क्योंकि ये पास्ट में लिखना है, और क्वेश्चन जो है हमारा असर्टिव फॉर्म बन जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इनडायरेक्ट स्पीच में, यहाँ पर एक और पॉइंट लिख लीजिए, इन इनडायरेक्ट स्पीच जो क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट होता है, असर्टिव। क्वेश्चन किस में कन्वर्ट होगा, असर्टिव फॉर्म में। ये चीज आपको याद रखनी है, और इसको कभी भूलना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर। अब अगेन देखिए, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर, तो ओल्ड मैन को याद नहीं, क्या, वेयर ही, अब देखिए कहाँ उसने अपना जो पैसा है वो डिपॉजिट करके रखा, द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वॉट ही कुड नॉट रिमेंबर, तो ये जो है असर्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि फुल स्टॉप से लगा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये आ गया वेयर, असर्टिव फॉर्म, तो ये मेरा क्या है, इनडायरेक्ट है, और इनडायरेक्ट में आप क्या यूज करोगे, तो कुड नॉट रिमेंबर है, बेसिकली डिपॉजिट प्रेजेंट के तो होंगे ही नहीं, विल डिपॉजिट नहीं होगा, हैड डिपॉजिटेड होगा, क्या ये आंसर होगा, थर्ड, हैड डिपॉजिटेड, राइट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। He said I dash use his car whenever I wanted. उसने कहा था, या फिर देखिए he said, उसने कहा था I, मैं उसकी कार कभी भी यूज कर सकता हूँ जब मुझे चाहिए। whenever I wanted का मतलब है जब मुझे जरूरत है या जब मुझे चाहिए, तो मैं उसकी कार कभी भी यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कैन, विल, वुड नहीं होगा, आई कुड यूज हिज कार, राइट होगा, आई कैन नहीं, आई कुड यूज हिज कार, आई कैन नहीं होगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, विल डेफिनेटली नहीं होगा, वुड नहीं होगा, आई कुड यूज हिज कार, राइट। सो रिपोर्टिंग है ये पहली बात, ये क्या हो गया हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब है, राइट, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये पास्ट टेंस में दिया हुआ है, तो शोज ऑफ पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटीज की बता रहा है, अगर मुझे जरूरत है तो मैं उसकी कार जो है यूज कर सकता हूँ, सो आई कुड। आई आस्क्ड हिम, देखिए आई आस्क्ड हिम इफ आई डैश बोरो हिज कार फॉर अ डे, तो मैं, वो बोल रहा है कि मैंने उससे पूछा, अब आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा कि, या फिर मैं क्या, अगर मैं आपकी तो वो पूछ रहा है क्या, उसकी कार को बोरो करने के लिए, अब उसके पास कार नहीं होगी तो उसकी कार को बोरो करने के लिए पूछ रहे हैं ना, तो आई आस्क्ड हिम, सो यहाँ पर विल तो नहीं होगा, कैन भी नहीं होगा, शुड भी नहीं होगा, आई कुड, इफ आई कुड बोरो हिज कार फॉर अ डे, राइट। सो ए इज द बी, सेकंड इज द राइट आंसर, could be used is the right answer, right. Now question number 7, we heard that
द रिचर्ड्स डैश देयर हाउस रिसेंटली। तो हमने सुना है, क्या सुना था? राइट, दैट रिचर्ड्स, जो रिचर्ड्स हैं यानी जो रिचर्ड फैमिली है, उन्होंने क्या करा, अपना हाउस जो है जल्दी में बदला है। अब देखिए, इन्होंने सुना था, जरा ध्यान से देखिए, वी हर्ड, तो पास्ट की बात हो गई है, पास्ट। इन्होंने क्या सुना कि रिचर्ड ने अपना घर बदला था, ये तभी तो सुनेंगे जब वो बदल चुका होगा। जब उसने बदल चुका था उसके बाद ही तो वो सुन पाएंगे कि उन्होंने घर बदला है। जब तक वो घर नहीं बदलेंगे तब तक तो वो कुछ ऐसी न्यूज़ सुनेंगे ही नहीं। यानी पहले क्या घटना हुई घर बदलने की, तो ये किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। पहली बात तो आपने हर्ड सुन लिया, हर्ड देख लिया, तो ये पास्ट का सेंटेंस है, तो विल शिफ्ट नहीं होगा, आर शिफ्टिंग तो होगा भी नहीं। हैव शिफ्टेड प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये थर्ड इज द राइट आंसर। हैड शिफ्टेड पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट, शुड बी इन पास्ट टेंस, रिपोर्टेड स्पीच है। नाउ यहाँ तक तो आपने अभी तक फिल इन द ब्लैंक्स बताए, ये देख के सेंटेंस को देख के पता करा कि कौन सा किसका आंसर हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर काफी अच्छे से आपने रिस्पॉन्सेज दिए अपने। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, राइट। तो जो आपने बेसिक रूल्स पढ़े हैं क्लास के अंदर, वही सेम रूल्स यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहे हैं। कोई अलग से नया एडिशनल रूल आपको करने की या सीखने की जरूरत नहीं है। देखिए, राम आस्क्ड, राइट, राम ने पूछा, वुड आई गो टू द कॉलेज विद हिम, तो उसने पूछा कि क्या मैं उसके साथ कॉलेज जा सकता हूँ, और नो एरर। तो अब आपको इसमें बताना है, देखिए जब भी आप क्वेश्चन करने की बात करते हो, राइट, जब भी आप इंटेरोगेटिव करने की बात करते हो, और खासकर किस में, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो थोड़ा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा आप लिख लीजिए, इन इनडायरेक्ट सेंटेंसेस सेंटेंसेस इवन इन इंटेरोगेटिव, मैं ध्यान से बात बोल रहा हूँ जिस पे आप क्वेश्चन करते हो, इंटेरोगेटिव ऑक्सिलरी, तो इन इंटेरोगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है ना, ऑक्सिलरी वर्ब कम्स फर्स्ट। तो जो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होगी कम्स, सॉरी, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगी कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट। तो जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के बाद आएगी। क्यों? क्योंकि हम इसका असर्टिव फॉर्म लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको असर्टिव फॉर्म में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? क्योंकि हम इसको असर्टिव फॉर्म में लिखते हैं, असर्टिव फॉर्म। अब ये असर्टिव फॉर्म क्वेश्चन का किस में होता है? इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में, इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में। ये चीज आप याद रखेंगे, ये बेसिक है, राइट। तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले होगी, तो वुड आई गो या आई वुड गो होगा। सो यहाँ पर लिखा जाएगा, करेक्ट होगा वेदर, इफ या वेदर। इफ या वेदर में से आप कुछ भी लिख सकते हो, राम आस्क्ड इफ या वेदर आई वुड गो, राइट। अब यहाँ पर देखिए लिखेगा आई वुड, क्योंकि मैंने बताया ना ऑक्सिलरी पहले आएगा, वेदर आई वुड गो, तो इफ लगाएंगे यहाँ पर, सेकंड पार्ट में इसको आप ठीक करेंगे। तो यहाँ पर इफ या वेदर में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द पासर बाय टोल्ड अस, तो पासर बाय ने उन्हें बताया, वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, और ये कुछ ऐसा होगा जैसा मैंने आपको अभी बताया, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ इसके बारे में अभी नॉलेज दी थी। तो अब जरा ध्यान से देख लीजिए, असर्टिव जब भी आप इनडायरेक्ट में क्वेश्चन की बात करो तो वो असर्टिव फॉर्म में लिखा जाता है, राइट। किस में लिखा जाता है? असर्टिव फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसका ना एक वो लिख लीजिए, अगर अब मैं आपको बात करूँ तो सब स्ट्रक्चर लिख लीजिए। तो पहले आएगा सब्जेक्ट, देन उसके बाद आस्क, देन ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड, जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड है, राइट। क्वेश्चन वर्ड में कुछ भी हो सकता है, जैसे हाउ, व्हेन, वेयर, क्वेश्चन वर्ड हो गया, प्लस असर्टिव क्लॉज। असर्टिव क्लॉज का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। तो ये जो आस्क है ना, इसका आस्क हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, सेड हो जाएगा, राइट। ये आस्क आस्क नहीं रहेगा। असर्टिव क्लॉज का मतलब क्या होता है, ये आपको मैं बता देता हूँ, कि सब्जेक्ट आएगा,
प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन आगे का स्ट्रक्चर जो मेन वर्ब है ये इस तरीके से आएगा, ये असर्टिव वे में लिखा जाएगा, राइट। तो यहाँ पर लौट आइए, तो वॉज द मैरिज हॉल नहीं होगा, सिंपली हो जाएगा द वेयर द मैरिज हॉल वॉज, हॉल वॉज, दिस इज द राइट आंसर, वेयर द मैरिज हॉल वॉज। तो ये जो वॉज है ये यहाँ पर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, I told him that we enjoyed very much at the party। तो I told him, मैंने उसे बताया, क्या बताया, I told him, क्या बताया कि that we enjoyed, I told him we enjoyed, बिल्कुल सही बात है, हमने बहुत ज़्यादा enjoy किया था very much at the party, इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आपकी अप्रोच सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चन में एरर है, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले ये मान के चलिए कि क्वेश्चन में अगर सही है, क्वेश्चन हमारा सही है, अगर ये सही है तो इसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स की कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तो उन पैरामीटर्स पे काम करिए। जब वो आपके पैरामीटर्स ठीक निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह ठीक दिया हुआ है, उसके अंदर कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं होना। तो फर्स्ट अप्रोच अपने पास यही रखिए कि क्वेश्चन को ठीक करने का सोचिए कि क्वेश्चन ठीक है तो उसको ठीक मान के चलिए। गलत आप मानेंगे तो आपके पास पॉइंट होना चाहिए कि वह गलत क्यों है, जब तक आप उसको गलत नहीं प्रूफ कर पाएंगे तब तक आप एरर नहीं ढूंढ पाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर 2 agonizing hours the great man called me in and asked me what do I want। देखिए अब ये बोल रहा था आफ्टर मेकिंग मी वेट, अब उसको 2 घंटे इंतजार करने के बाद, राइट। द ग्रेट मैन कॉल्ड मी, तो जो एक जिस व्यक्ति से ये मिलने गया होगा उसने मुझे बुलाया, कॉल मी इन मतलब अंदर बुलाया, एंड आस्क्ड मी, नाउ ही आस्क्ड मी, तो अगेन ये जो लिखा गया है ना ही आस्क्ड मी, ये इसको ध्यान दो, हमें पूरे ऊपर से मतलब ही नहीं है, हम तो अभी सिर्फ नरेशन कर रहे हैं, बाकी ऊपर का ठीक है स्ट्रक्चर। ये जो है ये इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट क्या है ये, इनडायरेक्ट स्पीच है। और मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट स्पीच में अगर कोई क्वेश्चन होता है, राइट, अगर कोई इंटेरोगेटिव है, अगर कोई इंटेरोगेटिव है तो वो किस में बदलेगा, चेंज्ड इनटू, किस में बदलेगा, असर्टिव। और असर्टिव फॉर्म क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, यही होती है। तो जरा यहाँ पर देखिए, एंड आस्क्ड मी व्हाट डू आई वांट, नहीं, क्वेश्चन वर्ड तो एज इट इज रहेगा, मैंने अभी आपको बताया था ना, आस्क्ड हो सकता है, टोल्ड हो सकता है, सेड हो सकता है, तो क्वेश्चन वर्ड तो एज इट इज रहेगा व्हाट, देन आ जाएगा सब्जेक्ट व्हाट आई वांटेड, क्या हो जाएगा, व्हाट आई वांटेड। थर्ड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, डू बता देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, he said that he will never repeat the mistake। अब अगेन ही सेड, उसने ऐसा कहा, तो उसने ऐसा कहा, अब ये इनडायरेक्ट है, अगर डायरेक्ट होता तो हम इसको सिंपल लिख सकते थे ये, बट ये इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट में जो है फ्यूचर को नहीं लिखेंगे, उसको हम उससे मॉडल से बदल देंगे। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में तो फ्यूचर की कोई हम बात ही नहीं करेंगे। ही सेड दैट ही, नहीं, ही वुड, विल नहीं होगा, ही वुड नेवर रिपीट द मिस्टेक, वह गलती नहीं करेगा, ऐसा उसने कहा था, राइट। ये इनडायरेक्ट है, ये होता डायरेक्ट में इसको ऐसे लिखा जाता, ही सेड ही आई विल नेवर रिपीट द मिस्टेक, मैं गलती नहीं करूंगा, ऐसा उसने कहा, राइट। तो ये हो गया मेरा डायरेक्ट, बट हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट मिलना। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गोन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो वो बता रहे हैं कि मैं नहीं जानता वह कहाँ गया था इतना जल्दी, सो अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह के वक्त वह कहाँ गया था। अगेन पकड़िए गलती, कोड और ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मिस्टेक आपको मिल गई। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या मिली, क्योंकि ये हमारा जो है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है,
और इनडायरेक्ट में क्वेश्चन जो हमारा इंटेरोगेटिव होता है उसमें किस में बदला बदला करते हैं हम उसे? असर्टिव में। किस में बदलते हैं? असर्टिव में। तो असर्टिव की क्या पहचान होगी? जल्दी बताइए आप, असर्टिव को हम किस तरीके से लिखेंगे? सिंपल है, वेयर, आप सिंपल यहाँ पर क्या लिख देंगे? वेयर ही, लाइक आई डू नॉट नो। अब आप सिंपली क्या लिखेंगे? आई डू नॉट नो, या फिर आई डोंट नो वेयर, मैं यहाँ से लिखता हूँ वेयर से, वेयर ही वुड या कुड, वेयर ही वुड हैव गोन। और ये बेसिकली किसमें, अभी आपने इतना ये लिख दिया, वेरी गुड। इसको आप ठीक करेंगे, ये इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाएगा। तो ये कुड जो है यहाँ पर आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो पहले पार्ट में एरर, इसको आप ठीक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। गुड हेवेंस, हाउ हैज शी ग्रोन। देखिए, ये जो है ना, ये एक्सक्लेमेटरी साइन जो होता है ना, वो एक्सक्लेमेशन वर्ड्स के लिए होता है। इनको कोई ग्रामेटिकली ये करे, इनमें कोई ग्रामर होती ही नहीं है। तो इसमें कभी भी आप ठीक करने मत जाना, कभी भी ये मत कह देना कि वन में एरर है, अनलेस जब तक वह अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं लगते। मान लो कोई खुशी की बात है, उसमें आपने अलास लगा दिया तो गड़बड़ है। कोई दुखी की बात है, उसमें आपने हुर्रे लगा दिया, तो वहां पर एक्सक्लेमेशन गड़बड़ कर जाता है। लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। अब ये देखिए, हाउ हैज शी ग्रोन, अब हैज शी ग्रोन की जगह हो जाएगा हाउ शी ग्रोन, हाउ शी हैज ग्रोन, हाउ शी हैज ग्रोन, सिंपली लिखेंगे, इसको ठीक करेंगे, हाउ शी हैज ग्रोन। सेकेंड पार्ट को ठीक करेंगे, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। He asked me when could I finish the work। अब देखिए, सिंपल है, मैंने अब आपको बता दिया। एक ही टाइप से क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, और एग्जाम में भी सेम टाइप का ही रिपीटेशन हुआ था। अब वह रिपीटेशन क्या है, जरा ध्यान से देख लीजिए। ही आस्क्ड मी, अगेन ये क्या है? इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ये बात मैं आपको बताता रहूंगा जब तक याद नहीं होती। इनडायरेक्ट क्वेश्चन, सॉरी, इनडायरेक्ट स्पीच है, और उसमें भी क्या है? इंटेरोगेटिव है। कंसीडर दिस सी, ये सी है, उसमें भी इंटेरोगेटिव की कंडीशन है। अब इंटेरोगेटिव की कंडीशन है, तो अब उसके अंदर भी क्या है? ये असर्टिव में बदलना है। क्योंकि आपको क्या करना है? आपको इनडायरेक्ट स्पीच को इसमें बदलना है, चेंज इनटू असर्टिव। तो असर्टिव में लिखने के लिए क्या होता है? सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। तो व्हेन कोड आई नहीं होगा, व्हेन आई कुड फिनिश। यहाँ पर क्या लिख जाएंगे? सेकंड पार्ट को करेक्ट करेंगे, इसमें एरर है। व्हेन आई कुड, पार्ट टू में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द टीचर टोल्ड दैट, अब टीचर ने कहा, द स्टूडेंट शुड हैव गॉन टू द लाइब्रेरी इंस्टेड ऑफ हैविंग वेस्टेड देयर टाइम। तो टीचर ने कहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको लाइब्रेरी जाना चाहिए, ना कि अपना समय बर्बाद करने की बजाय लाइब्रेरी जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा? टीचर ने। द टीचर टोल्ड दैट द स्टूडेंट शुड हैव गॉन। अब ज़रा यहाँ से ध्यान से देखिए, द टीचर तो टोल्ड दैट, अब इसमें कोई बड़ी एरर नहीं है, इसमें एक छोटी सी एरर है जिसको आप ठीक से कर देंगे। द टीचर टोल्ड नहीं होगा, द टीचर सेड दैट। द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू द लाइब्रेरी इंस्टेड ऑफ हैविंग वेस्टेड देयर टाइम। तो पार्ट वन में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, यहाँ पर सेड आएगा, ना कि टोल्ड। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सेड के बाद बेसिकली आप दैट लगा देते हो, लेकिन इन जनरल या फिर जर्नली
जब आप टोल्ड वर्ब यूज करते हो ना, टोल्ड वर्ब, इसके साथ आपको ऑब्जेक्ट लाना होता है। टोल्ड अस, अगर वहां पर टोल्ड अस लिखा होता तो ठीक थी, लेकिन वहां पर ऑब्जेक्ट मिसिंग था तो इसलिए हमने टोल्ड को गायब कर दिया। तो यहाँ पर हमें सिंपली सेड लिख सकते थे, यहाँ से इसका काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। He asked that how long you would be absent. He asked, उसने पूछा, that, अब क्या पूछा उसने? How long, right? He asked, क्या पूछा उसने? How long you would be absent. तो he asked, देखिए अब मैं आपको एक और बता देता हूँ। जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच करो, यही बता देते हैं, ये एक और पॉइंट है जिसको आप नोट करिए। इनडायरेक्ट स्पीच में, राइट, स्पीच में आप किसकी बात कर रहे हो? इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे हो। इसमें क्या होना है? इसमें देखिए सबसे पहली बात तो ये असर्टिव में चेंज होता है, चेंज इनटू असर्टिव। अब उसके बाद नेवर, एक पॉइंट और है इसी में, नेवर यूज दैट विद WH क्वेश्चन वर्ड्स। दो WH के हु, व्हेन, वेयर, हाउ, ये जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना, इनके साथ दैट यूज नहीं करना। नेवर यूज दैट विद WH क्वेश्चन वर्ड्स। एरर आपको यहाँ पर अब दिख जाएगी। ये आई होप ये दोनों पॉइंट हैं, आप इनको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में आपके काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तो यहाँ पर क्या है? हाउ लॉन्ग यू वुड बी एबसेंट, तो यहाँ पर दैट नहीं आएगा, यहाँ पर सिंपली ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग वुड बी यू वुड बी एबसेंट। अब देखिए ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, यू प्लस वुड आ गया, बी एबसेंट आ गया, तो ये सिंपली किस में लिखा हुआ है? ये असर्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, और WH के साथ आप दैट वर्ड यूज नहीं करोगे, आप इन चीज़ों को याद रखना है। Next question, question number 18. So, in interrogative sentence, that is not used in indirect speech. Can you cope up with all this work? He asked. उसने पूछा कि क्या आप cope up कर सकते हो with all these words? तो cope up और cope with का मतलब समझ लीजिए। देखिए, cope with का मतलब क्या होता है? Cope with, right? To deal successfully. To deal successfully with something. राइट, किसी चीज को हम अच्छे से हैंडल करें किसी चीज के लिए, तो हम उसको बोल देते हैं कोप विद। तो कोप विद के लिए कोप अप नहीं आएगा, सिंपली आप इसको लिख सकते हैं कोप विद, यहाँ से अप काट देंगे। राइट, सो कैन यू कोप, तो यहाँ से कोप विद ऑल दीज थिंग्स। पहले पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नेक्स्ट, मदर टेरेसा आस्क्ड अ बिल्डिंग वेयर शी, देखिए मदर टेरेसा आस्क्ड अ बिल्डिंग, उन्होंने एक बिल्डिंग से पूछा, वेयर शी एंड हर वर्कर्स कुड केयर फॉर द पीपल, फॉर द पुअर पीपल ऑलवेज। तो मदर टेरेसा आस्क्ड अ बिल्डिंग, उन्होंने बिल्डिंग से नहीं पूछा, उन्होंने एक बिल्डिंग मांगी। आस्क्ड फॉर अ बिल्डिंग, उन्होंने एक बिल्डिंग के लिए डिमांड रखी जहाँ पर वो और उनके वर्कर्स जो गरीब हैं उनकी देखभाल कर सके। आस्क्ड फॉर, राइट, आस्क्ड फॉर का मतलब है व्हेन यू डिमांड समथिंग। आस्क्ड फॉर मनी, आस्क्ड फॉर मटेरियल्स, तो आस्क्ड फॉर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आस्क्ड फॉर अ बिल्डिंग, तो पहले पार्ट में एरर है, उन्होंने बिल्डिंग से नहीं पूछा, उन्होंने बिल्डिंग की डिमांड रखी। इसको आप ठीक करें, सिर्फ इतना काट दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आस्क्ड फॉर a building. Mother Teresa asked for a building where she and her workers could care of the poor people. तो पहले पार्ट में एरर है, इसको आप करेक्ट करेंगे। राइट, नो, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वाज डूइंग। देखिए अगेन ये वही एरर आ गया जो क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने आपको पहले बताया था, कि जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में, राइट, इनडायरेक्ट स्पीच में आप क्वेश्चन
इंटेरोगेटिव हो, क्वेश्चन फॉर्म हो, तो उसको आपको असर्टिव में बदलना है और उसके साथ दैट का यूज नहीं करना है WH वर्ड्स के लिए, राइट। तो यहाँ पर दैट नहीं आएगा। माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, मैं क्या कर रहा था, राइट। सो दैट यहाँ पर हटाएंगे आप। आगे बढ़ते हैं। ही सेड दैट ही विल मीट मी एट द रेस्टोरेंट। ही सेड, उसने बोला, क्या बोला कि दैट ही विल मीट मी। अब ये होता उसने कहा कि मैं उससे मिलूंगा रेस्टोरेंट पे, तो ये बिल्कुल ठीक होता, लेकिन ये इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट में ना विल को वुड में बदलिए। जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है ना, अगर उसमें आपको विल मिल रहा है तो ये विल जो है चेंज इनटू वुड, इसको वुड में बदलिए, राइट। सो ही सेड दैट ही विल नहीं होगा, ही वुड मीट मी। क्या होगा? ही वुड मीट मी, राइट, दैट ही वुड मीट मी। सो सेकंड पार्ट में एरर, इसको आप ठीक करेंगे, राइट। तो विल की जगह पे क्या यूज कर दिया जाएगा? वुड। आगे बढ़ते हैं। He asked me what you are doing, what you are doing out in the street at this hour. अब सी, उसने बोला he asked me, again asked me, पास्ट को लेकर बोल रहा है कि उसने मुझसे पूछा था, पूछा था तो तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अब जब आप बताओगे तो उसने मुझसे पूछा था तुम क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर प्रेजेंट को किस में बदल दोगे? सी, यहाँ पर जो प्रेजेंट है, राइट, यू चेंजेस टू आई, सबसे पहले बात व्हाट आई। तो देखिए यहाँ पर तीन चार चीजें आपको बदलनी है, इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है ना। यू को किस में बदलना है? आई में, राइट। और आर डूइंग को किस में बदलना है? वॉज डूइंग में, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? व्हाट आई वॉज, सिंपली अब इसको लिखेंगे व्हाट आई वॉज डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग नहीं, व्हाट आई वॉज डूइंग, राइट। इसको आप ठीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। माई सिस्टर आस्क्ड मी, अब बोल रहा है मेरी सिस्टर ने पूछा, आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे हेयर। हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे हेयर, ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर दैट यूज हो गया। अगेन मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या? इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस, और ये जो इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में क्या होगा? पहली बात असर्टिव में बदला जाएगा, और दूसरा क्या है, इनके साथ दैट का उपयोग नहीं होगा, तो यहाँ पर आप दैट हटाएंगे। माई सिस्टर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर, मैं यहाँ पर कितना देर रुकूंगी, ऐसा मेरी सिस्टर ने पूछा। दैट इज नॉट यूज्ड हियर, राइट। तो यहाँ पर हमें दैट को इस्तेमाल नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट डे। अब सुनो ध्यान से, आस्क्ड आ गया, हिज वाइफ हो गया, वॉट। अब ये जो पूरा ही असर्टिव में लिखना है, लेकिन ज़रा ध्यान से देखो, हैड हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया तो ये असर्टिव नहीं क्वेश्चन फॉर्म में लिखा है। इनडायरेक्ट में असर्टिव में चेंज करोगे तो सेकंड पार्ट में आपको एरर दिख जाएगी। तो एरर में क्या दिख जाएगा? वॉट शी हैड, वॉट शी हैड प्रिपेयर, उसने क्या बनाया था, राइट। तो सेकंड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन। Our geography teacher told to study the map of India for a test. तो देखिए our geography teacher told, अब मैंने आपको बताया था कि आप said के साथ that लिख सकते हो, लेकिन जब आप told लिखते हो तो इसके साथ आपको क्या चाहिए होता है? देखिए told के साथ आपको क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है कि जो ज्योग्राफी टीचर है उसने अपने स्टूडेंट्स को ही तो कहा होगा, और ये स्टूडेंट ही तो बता रहा है कि हमारे ज्योग्राफी टीचर ने कहा है कि
इंडिया का मैप पढ़ के आना, उसका टेस्ट है। तो टोल्ड अस, हमें बोला, द ज्योग्राफी टीचर टोल्ड अस टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर अ टेस्ट। तो पहले पार्ट में एरर है, सिर्फ आपको यहाँ पर टोल्ड के आगे अस लगाना है। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे और इनके बेसिक से रूल्स थे, और उन रूल्स को मैंने काफ़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करा। आई होप आपने उन सबको पेन डाउन किया होगा और अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, हमने नरेशन पढ़ लिया, वॉइस पढ़ लिया, हमने सेंटेंसेस पढ़ लिया, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीचेस पढ़ लिए। नाउ सी, अब आप अपने आप में चेंज देखिए। अगर आपने काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है तो नाउ यू आर बी कॉन्फिडेंट। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि अब आप इजी से एग्ज़ाम को जो है टैकल कर पाओगे। अब बात आती है स्कोर कार्ड की। जिनके 25 में से 25 ठीक हैं, दे आर एक्सेप्शनली गुड। उन्होंने काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट को सीखा और प्रैक्टिस भी की है। जिनके 20 से लेके 24 तक का स्कोर है, सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स, उनके कॉन्सेप्ट तो थोड़ा ठीक है, लेकिन हल्का जहाँ पर वो गलती कर रहे हैं उनको एरिया, वो उनका इम्प्रूवमेंट है, उन्हें वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को ठीक करना है और साथ में थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे आपकी जो ये 1-2 गलतियाँ आई हैं, मान लो 25 क्वेश्चन में आपके 3 गलत हो गए हैं, तो 50 करेंगे, 100 करेंगे, तो ऐसे आपकी जो थोड़ा नंबर ऑफ मिस्टेक्स निकल आएंगी, तो उसको आप करेक्ट कर पाओगे। अब बात आती है 15 से लेकर 19। इन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट वीक है और इन्होंने प्रैक्टिस बहुत कम की है। तो सबसे पहली बात, आपको वो एरिया फाइंड करना है जहाँ पर आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है कॉन्सेप्ट्स में, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। फिर जब ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस हो जाए, फिर इनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। देन उसके बाद आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जिनके 15 से कम है, तो मैं बिल्कुल इस बात पे यकीन रखता हूँ कि आपने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आप पढ़ते तो आप अच्छा कर पाते, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में पढ़ना है, काफ़ी थॉरोली पढ़ना है, आपको हर चीज़ को डिटेल में पढ़ना है। जब आप एक लेक्चर को पढ़ लो तो फिर उसके बाद एक वाइट पेपर लेना इस तरीके से, और सब कुछ उस पे कॉपी करना, जो जो आपको आता है सब उस पे पेन डाउन कर लेना, क्या क्या आपको आता है, क्या क्या आपने उस लेक्चर में से सीखा। तो फर्स्ट टाइम आपको 70% याद रहेगा, दोबारा आप लेक्चर लेंगे थोड़े दिनों बाद, फिर आपको याद रहेगा, ऐसे 100% आपको याद होने लगेगा कि क्या हमने उसके अंदर पढ़ा, और आपको सब कुछ मेमोराइज हो जाएगा। जब चीज़ें आपको मेमोराइज हो जाएंगी तो आप इजीली क्वेश्चंस बना पाएंगे। अब ऐसे ही जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले आप थ्योरी सीखिए, जितना हो सके उतना थ्योरी सीखिए, फिर उसके बाद रीडिंग करिए। ये रीडिंग वाली बात ना सबके लिए एप्लीकेबल होती है, चारों कैटेगरीज के लिए रीडिंग करिए, जिससे आपके जो आपने ग्रामर पढ़ी है उसको आपको यूज़ बढ़े, आप उसको ईजिली क्वेश्चन कर पाओ। और फिर वोकैब, देखिए वोकैब तो छोड़ना नहीं है, 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और वोकैब एक ऐसा भी नहीं है कि जो एक ही क्लास में सब कवर किया जाए, आपको रेगुलर बेसिस पे वोकैब पढ़ते रहना होगा, आपको देखते रहना होगा, आपको न्यूज़ आर्टिकल्स हो सकता है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो आपको पढ़ते रहनी है। तो जब ये आप लोग अपना ये कॉन्सेप्ट्स पे काम कर ले, देन उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट्स उठाइए, प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट को अटेंड करिए। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन होता है तो हमसे पूछिए, फीडबैक सेक्शन में जाके क्वेरी कीजिए। लेक्चर्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। अब जैसे ये प्रैक्टिस सेशन किया, इसको रिवाइज करिए, ताकि जहाँ पर हमने डिटेल्स बताई है हर एक कॉन्सेप्ट्स की, उनको आप अच्छे से सीख पाएँ, राइट। देन उसके बाद हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करें, तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्लीज़ आप सभी के लिए है ये, आपको अटेंड करना है, ताकि आप देखो कि एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। जब आपको पता रहेगा एग्जामिनर का लेवल, किस तरीके के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ रहा है, वो आपसे किस लेवल का ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे बात करना चाहता है, तो आप इजीली क्वेश्चंस बना पाएंगे, राइट। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको रीडिंग करनी है, जितना ज़्यादा हो सके आप अपना रीडिंग हैबिट बढ़ाइए, क्योंकि फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एज सच आपको कोई मेजर चैलेंजेस नहीं आएंगे पढ़ने में। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ चुके, आपको नाउन पता है, प्रोनाउन पता है, राइट, आपको एडजेक्टिव पता है, आपको वर्ब पता है, एडवर्ब पता है, प्रीपोजिशन पता है, कंजंक्शन पता है, इंटरजेक्शंस पता है, राइट। अब देखिए, फिर अब आपको प्रीपोजिशंस के बारे में डेप्थ नॉलेज हो गई। देन उसके बाद आपने एक्टिव वॉइस पढ़ लिया, पैसिव वॉइस पढ़ लिया, राइट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स पढ़ लिए, आपने नरेशन पढ़ लिए। तो अब आपने ऑल ओवर जो है अपना ग्रामर का सारा पार्ट जो है कवर कर लिया है। बस अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ चीज़ों को थोड़ा डिटेल में देखना होगा, डिटेल में एनालिसिस करने की ज़रूरत होगी। तो उससे क्या होगा कि आपको एक एग्ज़ाम का पैटर्न सेट हो जाएगा कि एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है, और थोड़ा बहुत
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर करते रहिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे एसएससी के एग्जाम्स में, तो देखिए आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस से इतना फ़ायदा हो जाता है कि कभी-कभार आपको जो वोकैब है वो रिपीटेड मिल जाती है। तो वहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चंस जो हैं, 3-4 क्वेश्चंस आपको ईज़िली वहाँ से आपका स्कोप हो जाएगा, क्योंकि आपको मेरिट में रहना है। एग्ज़ाम क्लियर करना हमारा टारगेट नहीं है, हमें मेरिट में रहना है एंड तक। हमें अपने हाथ में जॉइनिंग लेटर लेना है, दिस इज़ आवर टारगेट, यही हमारा लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य के लिए आपको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको थोड़ा लगना पड़ेगा, राइट? अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट? सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ क्लास। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।